हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए फर्स्ट सेमेस्टर से इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, जो कि एमए का भी एक प्रश्न पत्र है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमए की कक्षाओं में भी इस प्रश्न पत्र को पढ़ाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, इसके अंतर्गत मैं इस समय आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मैं आप लोगों को विभिन्न अधिनियमों से परिचित करा रहा हूं, जैसे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को 1935 भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के पीछे कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 नया संविधान लाना पड़ा। इसके पूर्व 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन चलाने के लिए एक अधिनियम बन चुका था और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दैत्य शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन 1919 के अंतर्गत सिखों को, पारसियों को, एंग्लो इंडियन को, इनको भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया, यानी कि इनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था प्रारंभ की गई। उसके बाद 1921 में यह भारतीय शासन अधिनियम 1919 लागू होता है। फिर हम देखते हैं कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन 1928 में नेहरू कमेटी का गठन होता है, जिसने कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसको हम नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जानते हैं। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया जाता है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और फिर 1932 में ही देखते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत आता है। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, जिसके विरोध में महात्मा गांधी अनशन कर देते हैं और परिणाम यह होता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता होता है और सांप्रदायिक पंचायत के कुछ प्रावधानों को चेंज कर दिया जाता है। अब दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी, बल्कि दलितों का प्रतिनिधित्व हिंदू वर्ग में ही होना सुनिश्चित किया गया, यानी कि हिंदू वर्ग में ही दलितों को रखा गया और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, हिंदुओं से अलग नहीं किया गया। जबकि सांप्रदायिक पंचायत क्या था कि इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग रखा गया था। लेकिन जब पूना पैक्ट होता है तो इस पूना पैक्ट के अंतर्गत समझौता होता है और दलित हिंदू वर्ग में ही समाहित रहते हैं। तो इन सब बैकग्राउंड को मैं आपको बता चुका हूं कि इतनी परिस्थितियां होती हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में होता है, उस 1932 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रावधान तैयार किए जाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जाता है और श्वेत पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की जाती है 1933 में और 1935 में यह अधिनियम पारित हो जाता है, भारतीय शासन अधिनियम पारित हो जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। भारतीय शासन अधिनियम जो था वह अब तक का, यानी कि 1935 तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे विस्तृत अधिनियम था और सबसे विशाल संविधान था। हालांकि इसके पूर्व विभिन्न अधिनियम बनते रहे हैं, लेकिन जितना विशाल 1935 का भारतीय शासन अधिनियम होता है उतना विशाल कोई संविधान नहीं होता है, कोई अधिनियम नहीं होता है। इस संविधान के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 300 अनुच्छेदों की संख्या कितनी होती है? 321 होती है, 321 होती है और सूची होती है 10, भाग होते हैं 14। इतना बड़ा संविधान होता है। हमारे वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। सूचियां मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और भाग 22 थे, वर्तमान में 24 हो गए हैं। भाग 22 थे, वर्तमान में 24 हो गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, यह
भी एक बहुत विस्तृत संविधान था भारत के लिए, भारत को एक शासन प्रणाली देने के लिए और एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम 1935 में बना दिया जाता है, लेकिन 1937 में इसको लागू किया जाता है। अप्लाई कब किया जाता है? 1937 में इसको लागू किया जाता है। यह जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसका हमारे भारतीय संविधान पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे व्यापक प्रभाव पड़ा था और इसका लगभग 70% हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में समाहित है, भारतीय संविधान में समाहित है। क्योंकि जब हम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को पढ़ेंगे, इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे, इसकी संरचना को पढ़ेंगे, तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की संरचना बिल्कुल वैसे ही नजर आएगी जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लागू किया गया है। वर्तमान में जो हम देखते हैं और जो भी कार्य रूप में चल रहा है, इसकी संरचना, इसके अनुच्छेद बिल्कुल 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से मिलती है। या हम यूं कह सकते हैं कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से बहुत कुछ पार्ट मिलता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम होता है, इसमें दो व्यवस्थाएं लागू की गई, एक केंद्र के लिए और दूसरा प्रांतों के लिए या राज्यों के लिए। केंद्र के लिए और प्रांत के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं संचालित की गई। इस भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र स्तर पर पहला प्रावधान यह था कि इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। इस संविधान में कहा गया था कि सभी प्रांतों को मिलाकर, सभी ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर और सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर, उसमें भारत में कितने प्रांत हैं, कितने ब्रिटिश प्रांत होते हैं? 11 प्रांत होते हैं और 6 चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। 11 प्रांत थे भारत में और 6 चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं और देसी रियासत होते हैं। तो ये 3 प्रकार के राज्य होते हैं, 3 प्रकार के प्रांत होते हैं। पहला ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी होती है? 11। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है? 6। और विभिन्न देशी रियासत होते हैं। तो यह प्रावधान किया गया था इस संविधान में कि इन सबको मिलाकर एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। जो ब्रिटिश प्रांत होंगे उनको संघ में शामिल होना अनिवार्य होगा और ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं ये भी संघ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो देशी रियासत होंगे वह देशी रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए ऐच्छिक प्रावधान कर दिए गए, यानी कि इनकी इच्छा है, देशी रियासतों की इच्छा है कि वह संघ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यही एक कमी थी कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना नहीं हो पाती है। इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, जिसका मुख्य कारण होता है कि संघ में शामिल होने की इच्छा देशी रियासतों के विवेक पे छोड़ दिया गया था कि देशी रियासत शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। और इसमें यह कहा गया था कि कम से कम आधे से अधिक देशी रियासत जब संघ में शामिल होंगे तभी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई थी। पहली शर्त यह थी कि जो संसद की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत, जो संसद की स्थापना की गई थी, संसद अपने बहुमत से सम्राट से प्रार्थना करे, भारत में संघात्मक शासन की स्थापना के लिए सम्राट से प्रार्थना करे। दूसरी शर्त क्या थी कि देशी रियासत आधे से अधिक देशी रियासतों के राजा संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करें, तभी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। आइए दूसरा देखते हैं, दैध शासन व्यवस्था। दैध शासन इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतों में दैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाता है।
अब केंद्र में दैध शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। कहां लागू कर दी जाती है? केंद्र में दैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है और प्रांतों की जो दैध शासन व्यवस्था होती है वह समाप्त हो जाती है। यह दैध शासन व्यवस्था क्या होता है? जैसा कि इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि दैध शासन व्यवस्था होती क्या है। दैध डायरकी का अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों का शासन, दो शासकों का शासन, यानी कि दो शासकों का शासन, यानी कि कुछ विषयों पर प्रशासन दूसरा शासक करता हो, कुछ विषयों पर प्रशासन दूसरा शासक करता हो। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में दैध शासन की व्यवस्था की गई थी, दैध शासन की स्थापना की गई थी। दैध शासन के अंतर्गत जो विषय होते थे उन विषयों को दो कोटि में बांटा गया था। पहला था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और दूसरा था दूसरा था रक्षित विषय। जो रक्षित विषय होता था, इस रक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर करता था। कौन करता था? गवर्नर के द्वारा किया जाता था। गवर्नर और इसकी कार्यकारिणी परिषद जो होती थी, इस परिषद के माध्यम से ही रक्षित विषयों पर शासन किया जाता था। जो हस्तांतरित विषय होते हैं, उन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के माध्यम से करता है। गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के माध्यम से करता है। मंत्रियों के माध्यम से करता है, यानी कि एक मंत्री परिषद की नियुक्त की गई, एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई और जो हस्तांतरित विषय थे उन पर प्रशासन का अधिकार मंत्रियों को दे दिया गया और मंत्री के माध्यम से गवर्नर जनरल उस हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन करता था। ये जो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की होती थी, यानी कि गवर्नर जनरल इसके दो, एक मंत्री परिषद और एक मंत्री परिषद मात्रा इधर से रहेगी इसमें, एक मंत्री परिषद है और दूसरा कार्यकारिणी, यानी कि यह दो संस्थाओं के द्वारा शासन करता था। कार्यकारिणी परिषद, इसके प्रशासन के विषय अलग होते थे। मंत्री परिषद के द्वारा इसके प्रशासन के विषय अलग होते थे। हस्तांतरित विषयों पर मंत्री परिषद के द्वारा प्रशासन किया जाता था और रक्षित विषयों पर कार्यकारिणी परिषद के द्वारा प्रशासन किया जाता था। और जो मंत्री परिषद होती थी वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी। संसद यानी विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। और ये जो मंत्री होते थे यह विधानसभा से ही बनाए जाते थे। जो केंद्रीय विधानसभा होती है उस केंद्रीय विधानसभा से ही मंत्रियों को चयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर जनरल के द्वारा। तो इस तरह से प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में दैध शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। आइए देखते हैं तीसरा है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, जिसको हम कहते हैं फेडरल कोर्ट। इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था और इस संघीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते थे उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। और संघीय न्यायालय का जो भी प्रावधान है या जो भी संरचना है बिल्कुल वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय से मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें भी यह प्रावधान था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि इसमें 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। साथ ही जो योग्यताएं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की है, यही योग्यताएं 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी उसमें नियुक्त होने वाले जजों की भी है, न्यायाधीशों की भी यही योग्यताएं थी। तो 7 और एक मुख्य न्यायाधीश, 8 न्यायाधीशों से मिलकर संघीय न्यायालय बनता है। और इस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। किसके माध्यम से? गवर्नर जनरल के माध्यम से सम्राट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। संघीय न्यायालय की स्थापना इसलिए किया गया कि जो प्रांत के आपसी विवाद हैं उनका निपटारा किया जा सके, देशी रियासत और प्रांत के बीच जो विवाद हैं वह संघीय न्यायालय में सुलझाया जा सके, या केंद्र और प्रांतों के बीच जो विवाद हैं उसका निस्तारण संघीय न्यायालय के द्वारा किया जा सके। तो इस तरह से 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को कर दी जाती है।
संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान जो था चौथा, द्विसदनी व्यवस्थापिका। जैसा कि द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना 1919 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। 1919 में ही केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। एक था केंद्रीय विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। दूसरा था राज्य परिषद, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन होती थी। केंद्रीय सभा, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होती थी। केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था, लेकिन राज्य परिषद में जो सदस्य होते थे उनका विभिन्न संस्थाओं के द्वारा नॉमिनेशन होता था। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा उसमें नॉमिनेशन होता था। तो द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना तो 1919 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत ही कर दी गई थी, परंतु 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इस द्विसदनी व्यवस्थापिका को और अधिक विस्तृत कर दिया जाता है। इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी जाती है, इसके कार्य प्रणाली में वृद्धि कर दी जाती है, इसकी संरचना में वृद्धि की जाती है। जो द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है 1919 में, एक होती है राज्य परिषद, इसकी सदस्य संख्या 60 थी। दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, इसकी सदस्य संख्या 145 रखी गई थी। यह सब किसमें था? 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत था। लेकिन अब जो होता है, इनके नामों में परिवर्तन कर दिया जाता है, इनके सदस्य संख्या में परिवर्तन किया जाता है। राज्य परिषद को अब बना दिया जाता है राज्यसभा। राज्य परिषद को क्या बना दिया जाता है? राज्यसभा बना दिया जाता है। और केंद्रीय विधानसभा को अब बना दिया जाता है संघीय सभा। इसको अब संघीय सभा बना दिया जाता है। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 260 रखी गई थी। इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? 260 की गई थी। और संघीय सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 375 कर दी जाती है। और अब इसमें जो राज्यसभा में 260 सदस्य होते थे, इनमें से ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 156 होते थे। 156 जो होते थे वह ब्रिटिश प्रांतों से होते थे। वहीं संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 की गई थी। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 250 होती थी। यानी ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि होते थे? 250। राज्यसभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 156 प्रतिनिधि होते थे। और वहीं जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि देशी रियासतों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या संघीय सभा में 125 रखी गई। और देशी रियासत के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या नॉमिनेटेड प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में 104 रखी गई। यानी कि ये कितने हो गए? ये 260 हो गए, यह 375 हो गए। तो इस तरह से राज्यसभा और संघीय सभा की यह संरचना की गई थी। 104 सदस्य देशी रियासतों से, 156 सदस्य प्रांतीय विधानसभा से, और संघीय सभा में 250 सदस्य प्रांतीय विधानसभा से, 125 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। तो इस तरह से संसद की जो संरचना थी वह द्विसदनी व्यवस्थापिका थी। और इनकी सदस्य संख्या में परिवर्तन किया गया और इनके नामों में परिवर्तन कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं शक्ति विभाजन। पांचवां, शक्ति विभाजन। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के लिए विषयों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें 3 सूचियां रखी गई जो हम वर्तमान संविधान में देखते हैं। एक थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य या प्रांत सूची, इसको कह सकते हैं प्रांत सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची। हमारे भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसा है। संघ सूची में विषयों की संख्या थी 59, और राज्य सूची में या प्रांत सूची में विषयों की संख्या होती है 54, समवर्ती सूची में होती है 36। तो इस तरह से विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है
संघ सूची यानी कि संघ सरकार, केंद्रीय सरकार कितने विषयों पर प्रशासन करती थी? 59। और प्रांतीय सरकार कितने विषयों पर प्रशासन करती थी? 54। 36 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखेंगे। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती विषय क्या होता है? जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए और राज्य सरकार भी कानून बनाए। तो 36 विषयों का प्रशासन समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी, राज्य सरकार भी कानून बना सकती थी। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य सरकार या प्रांतीय विधान परिषद कानून बनाती थी और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती थी, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून सर्वमान्य होता था और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाता था। यह वर्तमान संविधान में भी है और हम 1935 की भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भी देख सकते हैं। परंतु इन तीनों सूचियों के अलावा एक सूची और थी। वह क्या थी? अवशिष्ट विषय, यानी कि जो इन तीनों सूची में नहीं है उसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, उसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। इन अवशिष्ट विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता है। इन अवशिष्ट विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार या अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता है। गवर्नर जनरल के पास स्वविवेकी शक्तियां होती है कि वह अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वह प्रांतों को भी दे सकता है और स्वयं भी कानून बना सकता था, यानी कि स्वयं संघीय सभा के द्वारा या केंद्रीय विधानसभा के द्वारा कानून बना सकता था। तो अवशिष्ट विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाता है। और इस भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत नेक्स्ट प्रावधान यह किया गया, छठवां प्रावधान यह किया गया कि जो भारत परिषद थी, भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के बीच भारत सचिव एक कड़ी का काम करता है और भारत सचिव को सहायता देने के लिए भारत परिषद हुआ करती थी। तो इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की जाती है। एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की जाती है या गठन किया जाता है, जिनकी सदस्य संख्या 3 से 6 हुआ करती थी। यानी कि भारत सचिव की सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई थी। भारत सचिव की सहायता करने के लिए, परामर्श देने के लिए 3 से 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किए जाने का सुझाव था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई थी। आइए अब देखते हैं कि प्रांत के लिए क्या था। प्रांतों के लिए जो प्रशासन किया, प्रांतों के लिए जो उपबंध बनाए गए थे, उसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। यानी कि स्वायत्तता क्या होती है? यानी कि प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में सरकार होती थी, एक गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी, फिर मंत्री परिषद होती थी और विधायिका द्विसदनीय होती थी। एक संघीय सभा होती थी और दूसरा राज्यसभा होती थी। इसी तरह से केंद्र में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों की स्थापना इसमें हो जाती है। वहीं राज्यों में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और राज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। यानी कि स्वतंत्र का मतलब स्वायत्त कर दिया जाता है, कुछ विषयों पर वह कानून बना सकते थे। और प्रांतों में जो दैत्य शासन व्यवस्था लगाया जाता है वह समाप्त किया जाता है और प्रांतों का शासन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। गवर्नर सीधे किसके द्वारा नियुक्त होता था? सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। गवर्नर जनरल के सलाह से सम्राट के द्वारा गवर्नर को नियुक्त किया जाता था। गवर्नर को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। गवर्नर होता था और गवर्नर के मंत्री परिषद होते थे। मंत्री परिषद, राज्यों का शासन, प्रांतों का शासन गवर्नर और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता था। अब देखते हैं कि प्रांतीय विधायिका जो होती है, उस प्रांतीय विधायिका को भी द्विसदनात्मक बना दिया जाता है। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक बना दिया जाता है प्रांतीय विधायिका को द्विसदनात्मक बना दिया जाता है, प्रांतीय विधानमंडल को। और 6 राज्यों में द्विसदनात्मक रहती है। 6 राज्यों में जो प्रांतीय विधायिका रहती है वह द्विसदनात्मक रहती है।
द्विसदनात्मक रहती है। बाकी पांच राज्यों में विधायिका एकल रहती है। छह प्रांत कौन कौन से थे जहां पर विधानमंडल को द्विसदनी बनाया गया था? वह राज्य होते हैं आसाम, बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। इन 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। और 5 राज्यों में जैसे पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और उड़ीसा और सिंध में एक सदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। और इसमें जो निम्न सदन होता है उस निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। और जो उच्च सदन होता है, उसको विधान परिषद कहा गया। विधान परिषद कहा गया। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, द्विसदनी विधानमंडल है, वहां भी निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत कुछ राज्यों में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की जाती है। पहला होता है विधान परिषद जो उच्च सदन होती है, दूसरा होता है विधानसभा जो निम्न सदन होती है। इनकी संख्या हर राज्यों में अलग अलग होती थी। जो विधानसभा था उसमें कोई भी सदस्य नामजद नहीं होता था, यानी नॉमिनेटेड नहीं होता था। विधानसभा में सभी सदस्यों का निर्वाचन होता था। लेकिन विधान परिषद में जो विधान परिषद होती थी, उस विधान परिषद में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न बोर्ड के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता था विधान परिषद में। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कई तरीके से होता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, कई तरीके से होता है। जैसे विधानसभा के द्वारा होता है, कुछ राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ शिक्षक संगठनों के माध्यम से किया जाता है, कुछ जिला बोर्ड स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता है, इत्यादि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विधान परिषद में निर्वाचन किया जाता है। तो यही प्रक्रिया 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी रखी गई थी। ये जो प्रांतों में जो विधान परिषद होती थी उनका भी निर्वाचन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था। कुछ देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था, कुछ नगर पालिका के बोर्डों के द्वारा किया जाता था, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। इसमें कुछ विधायिका के पूर्व सदस्य होते थे, कुछ राय बहादुर होते थे। राय बहादुर जिसको उपाधि अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी, कुछ राय बहादुर हुआ करते थे। हाई कोर्ट के जज भी होते थे, मंत्री भी होते थे। यानी कि जो संपन्न वर्ग होता था, जो प्रबुद्ध वर्ग होता था, जो राजनीति में सक्रिय रहता था, उनका निर्वाचन जो होता था इसमें होता था, विधान परिषद में होता था, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होता था। और जो विधानसभा होती थी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। उच्च सदन एक अस्थायी सदन होती थी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया। परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल के बाद सेवानिवृत्त होते रहते थे। वर्तमान में भी देख सकते हैं कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस तरह से विधानमंडल की संरचना होती है। तो 1935 के अंतर्गत विधायिका को आप समझ गए होंगे कि विधायिका कैसी होती है। द्विसदनीय होती है। 6 राज्यों में द्विसदनीय होती है, 5 राज्यों में एकल होती है। और इसमें विधान परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था। इसमें करीब मताधिकार सबको नहीं दिया गया था, सिर्फ 14% लोगों को ही दिया गया था। यानी कि ऐसे लोगों को मताधिकार दिया गया था जो सरकार को किसी न किसी प्रकार का टैक्स देते थे, जो संपत्तिशाली थे, जिनके पास संपत्ति होती है, उन्हीं को मताधिकार देने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो विधायिका द्विसदनीय रखी गई और कार्यपालिका जो है वह गवर्नर और मंत्रिपरिषद के माध्यम से चलाई जाती है। इसी तरह से जिस तरह से केंद्र में या संघ के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, उसी तरह से प्रांतों के लिए भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रांतों के लिए भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी तरह से केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर कुछ प्रावधान किए जाते हैं और इन प्रावधानों को 1937 में लागू कर दिया जाता है।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं। 11 प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं। 11 प्रांत होते हैं। 11 प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं, जिनमें से कि 6 प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत होता है। कांग्रेस का बहुमत होता है और 2 प्रांतों में कांग्रेस प्लस अन्य दलों का गठबंधन होता है। यानी कि 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। और सिंध प्रांत में एक राज्य में मुस्लिम लीग का बहुमत होता है और वहीं बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन से सरकार बनती है। यानी कि 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, बाकी 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। तो इस तरह से 11 प्रांतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार और 1 प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है 1937 में। तो यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 था। यह भारत के लिए एक नया संविधान था और इसको केंद्रों के साथ साथ प्रांतों में भी लागू किया गया था। इसमें व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि किस संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया था, तो इसमें नहीं दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार था, लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह से जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम होता है, हम देख सकते हैं कि इसका भारतीय संविधान पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इस अधिनियम को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया भी गया है। इसके करीब 70% हिस्से को भारतीय संविधान में समाविष्ट कर लिया गया है। यह जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था, इसकी कुछ विद्वानों के द्वारा प्रशंसा भी की गई और कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई। जैसा कि प्रोफेसर कूपलैंड कहते हैं, यह जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, यह रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी। यह रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी और इसके अंतर्गत पहली बार 11 प्रांतों में निर्वाचन होता है और उनकी खुद की सरकार बनती है, प्रांतों की अपनी सरकार बनती है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 की प्रशंसा भी की जाती है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के द्वारा, यानी कि जो भारतीय सदस्य होते हैं, भारतीय होते हैं, उनके द्वारा इसकी आलोचना ही की जाती है, क्योंकि उनकी भी आकांक्षाएं इस भारतीय शासन अधिनियम के तहत पूरी नहीं की गई थी। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान को या 1935 भारतीय शासन अधिनियम को दास्ता का पट्टा कहा है। दास्ता का पट्टा कहा है। जेएल नेहरू ने, कौन कहा है? नेहरू ने दास्ता का पट्टा कहा है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है या दास्ता का पट्टा कहा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसी तरह से मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतंत्री है लेकिन अंदर से खोखला है। यह अधिनियम ऊपर से लोकतंत्री है लेकिन अंदर से खोखला है। इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 को सड़ा गला बताया है, बुनियादी रूप से खराब बताया है और उसने कहा है कि यह संविधान स्वीकार करने के अयोग्य है। इसी तरह से बंगाल के मुख्यमंत्री फजल हक का कहना है, इस अधिनियम के अंतर्गत न तो हिंदू राज्य स्थापित किया गया न मुस्लिम राज्य स्थापित किया गया, बल्कि इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य की स्थापना पुनः कर दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू इस संविधान के बारे में कहते हैं कि यह संविधान जो था 1935 का भारतीय संविधान, यह अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी है। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि यह संविधान हजारों मील से आने वाली उड़ती हुई उन चिड़ियों के हितों की रक्षा के लिए था जो अधिक से अधिक दाना चुनकर सायंकाल को यूरोप लौट जाती हैं। यानी कि जो अंग्रेज थे, यह अंग्रेजों के विषय में था और अंग्रेजों के हितों के लिए था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 तो लागू कर दिया जाता है, लेकिन इसकी अनेक कमियां होती हैं। पहली कमी होती है कि जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, उसमें देशी रियासतों को अधिकार दे दिया गया था कि वह केंद्र में शामिल हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था का सपना चूर हो जाता है। इसी तरह से जो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, यह स्वायत्तता एक भ्रमपूर्ण था। इसमें गवर्नर को स्वविवेकी शक्तियां दी जाती हैं। वह मंत्रिपरिषद के सलाह को मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। यानी कि प्रांतों में अब भी गवर्नर का शासन बना रहा, गवर्नर महत्वपूर्ण बना रहा। और
1935 के अंतर्गत जो निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया जाता है। इसमें दलितों को भी अलग से आरक्षण दे दिया जाता है, एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया जाता है, मुस्लिमों को, ईसाई को, पारसी को, सिखों को इत्यादि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन इसमें कर दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि इस संविधान के अंतर्गत भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था। आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था। वह अपना निर्णय खुद नहीं कर सकते थे, अपना संविधान खुद नहीं बना सकते थे, अपना संविधान खुद नहीं बना सकते थे। तो इस तरह से अनेक कमियां होने के बावजूद भी 1937 में लागू किया जाता है। 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं। फिर 1937 से जब तक भारत का संविधान नहीं बन गया, तब तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत का शासन चलता रहा। भारतीय शासन अधिनियम जो कि सबसे पहले 1773 में से शुरू होता है और यह 1935 तक चला आता है। इसके पश्चात एक और अधिनियम है, वह है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बताऊंगा। इसके पश्चात मैं पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूं। इसके पश्चात में पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करूंगा। उसमें पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण और विभिन्न समितियां। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।